Hey everyone, so welcome back, and in this video we are gonna discuss basic terms used in probability. So these videos are like base, एक नींव की तरह है ये videos. जैसे जब हम घर बनाते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ब्रिक्स की. उन ब्रिक्स का यूज़ करके हम दीवार बनाते हैं, अ वॉल, और उस वॉल से हमारा प्यारा सा घर बनता है. तो सबसे पहला स्टेप, ये वीडियोस ऐसे है कि हम फर्स्ट स्टेप पे हैं, हम फंडामेंटल्स बिल्ड कर रहे हैं. तो हमें बेसिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी ना तो आपका घर भी स्ट्रांग होगा. आपकी नींव स्ट्रांग होगी तो आगे छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होगी. जो अपकमिंग वीडियोज़ है उसमें आप इजीली गो थ्रू कर जाओगे. सो ये बेसिक क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. इसको ईजली मत लेना या स्किप मत करना. सो द टॉपिक इज़ बेसिक टर्म्स यूज इन प्रोबेबिलिटी. यानी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज़ होने वाली है उनको हम डिफ़ाइन करेंगे और उन पे एग्जांपल्स लेंगे. एग्जांपल लेके क्लियर करेंगे कि क्या है ये टर्म्स, क्या है, कहना क्या चाहती है ये टर्म्स. पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ये टर्म्स है जो हम डिस्कस करेंगे. रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, ट्रायल क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद इवेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आएंगे कि हमें आगे डिफरेंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो ये क्या है, ये हम आगे मतलब बहुत जगह टर्म्स यूज़ होगी, तो हमें बार बार दिमाग लगाने की बजाय हम एक बार में ही कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, और ये नेम में ही छुपा होता है इसका मतलब. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, सेम कंडीशंस के अंदर बार बार कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, तो हमें क्या आउटकम मिलता है हर बार. आउटकम यानी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कुछ रिजल्ट मिला, सेकंड में कुछ मिला, थर्ड में कुछ मिला, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, ऐसे करते करते रिजल्ट मिलता है. मैथ्स की भाषा में आउटकम मिलता है. तो देखो, दो कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है. पहली है कि आउटकम है वो यूनिक होगा, यानी कि एक ही आउटकम मिलेगा, हमें उसका आंसर पता होगा. दूसरा है कि आउटकम जो है वो कुछ पॉसिबल आउटकम होंगे, कुछ ऑप्शंस होंगे हमारे पास, कुछ नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे जिसमें से वो आउटकम निकलेगा. सो हमने डिस्कस कर लिया ये कि इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनिस्टिक फिनोमेना और ये प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना. सो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना देखने को मिले, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिसमें आउटकम इज़ नॉट यूनिक. आउटकम यूनिक नहीं होता, बट मे बी एनी वन आउट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. यानी कि जब हम बार बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो हमें कुछ हमारे पास ऑप्शंस होंगे जिनको हम बोलेंगे पॉसिबल आउटकम, और उनमें से कोई एक हमारा आउटकम निकलेगा. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. एग्जाम्पल हो गए, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल
टॉसिंग अ कॉइन। जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड मिलता है या टेल मिलता है। तो जो टू है, हेड और टेल है, ये दो क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है। और अब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट किया, हमें हेड मिल गया, तो हम बोलेंगे कि हमें हेड मिला, जो कि क्या है, हेड और टेल दो ऑप्शंस में से एक है, यानी कि पॉसिबल आउटकम में से कोई एक है, दैट इज़ हेड। दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसमें हमें टेल मिल गया। तीसरा किया, उसमें भी हमें टेल मिल गया। ऐसे करते करते कुछ भी मिल सकता है। तो ये क्या है, एक टॉसिंग अ कॉइन इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है और उनमें से कोई एक आउटकम हमें उनमें से कोई एक आउटकम हमें मिलेगा। फिक्स हमें नहीं पता कि हेड मिलेगा कि टेल मिलेगा, लेकिन उनमें से ही कोई एक मिलेगा, इसलिए इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे थ्रोइंग अ डाइस। जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में हमें नहीं पता होता कि हमारा 6 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा। जीतने के लिए हमें कितना भी चाहिए, हमें नहीं पता होता कि हमारा कितना आने वाला है। लेकिन आएगा तो 1 से 6 तक ही, कोई 7 तो आ नहीं जाएगा, 8 तो आ नहीं जाएगा। तो वो क्या फिक्स है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 नंबर में से ही हमारा आउटकम आएगा। यानी कि ये क्या है, पॉसिबल आउटकम। ये पॉसिबल आउटकम्स है, इनमें से कोई एक हमारा आउटकम या एक हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इनमें से एक मिलेगा, इसलिए थ्रोइंग अ डाइस इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तीसरा, जैसे कोई भी कार्ड सेलेक्ट करना, प्लेइंग कार्ड्स में से, ताश के पत्तों में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना। सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ pack of playing cards is a random experiment। अब भाई ताश के पत्ते हैं ये, अब आपको इनमें से क्या है, एक सिलेक्ट करना है, एक सिलेक्ट करके निकालना है। तो ये जितने ताश के पत्ते हैं, ये पॉसिबल आउटकम है, और इनमें से ही आपका जो निकलने वाला आउटकम है वो इनमें से ही एक होगा। तो इसलिए ये क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सो वी हैव डिस्कस्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ वी हैव सेकेंड टर्म, दैट इज आउटकम। इट्स वेरी सिंपल, रिजल्ट को ही आउटकम बोलते हैं। और रिजल्ट किस चीज़ का, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया अभी, रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, उसे हम आउटकम बोलते हैं। नाउ द थर्ड टर्म इज ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल हमने टीवी में हमने सुना ही होगा कि एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को बोलते हैं कि ट्रायल हुआ, मतलब उसको एक बार करवा के देखा। एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, जैसे ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था, तो ये हमने बार बार रिपीट किया था। उसमें से एक पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट हम अगर लें तो उसे हम ट्रायल बोलेंगे। यानी कि एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक परफॉर्मेंस को हम उठाएं तो उसको हम ट्रायल बोलेंगे। सो वी कैन राइट इट एज एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस of a random experiment। Now the fourth term is events।
नाउ इवेंट्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स. अब हमें आउटकम्स क्या क्या मिलने वाले हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आउटकम्स. जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनका पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो उसको इवेंट्स बोलेंगे. जैसे कॉइन टॉस किया था तो उसमें हमें एक्सपेरिमेंट में आउटकम क्या मिल रहा था. हेड मिल रहा था, कभी हेड मिल रहा था, कभी टेल मिल रहा था, कभी फिर से टेल मिल रहा था, हेड मिल रहा था. तो आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने थे? हेड और टेल. तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या हो जाएंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो इवेंट्स हो जाएंगे. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इवेंट्स का, फ्लिपिंग ऑफ ए कॉइन में क्या है? हेड एंड टेल. ये क्या है? इवेंट्स है. और थ्रोइंग अ डाइस में क्या है? 1 2 3 4 5 6. थ्रोइंग अ डाई मतलब एक डाई उछालने पे 1 2 3 4 5 6 मिला, तो ये क्या है? इवेंट्स. मतलब आउटकम क्या मिला, क्या क्या मिला, उन सभी आउटकम का कॉम्बिनेशन एक सेट बना के हमने रख लिया, जिनको हम इवेंट्स बोलेंगे. वैसे ही जो कार्ड्स था, प्लेइंग कार्ड्स था, कार्ड्स से उसमें टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं. तो उन ऑल 52 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, उनको क्या बोलेंगे हम? इवेंट्स. अब देखो एक बार ये भी समझ ही लो, 52 कार्ड्स में क्या क्या होता है. 52 कार्ड्स होते हैं टोटल. नहीं, ये मैं बाद में ही समझाऊंगी, अच्छे से विजुअलाइज करके देखेंगे इसको ताकि याद रहे नेक्स्ट में. सो इतना याद रख लो बस. 52 कार्ड्स होते हैं टोटल. तो इनमें से अगर तुम एक निकालोगे तो ये टोटल जो है पॉसिबल आउटकम है वो 52 है. अगर सभी ताश के पत्तों में से अगर निकाल रहे हो तो वो 52 इवेंट्स है. अब अगर इन चारों को 1 2 3 4 इन ऑल 4 टर्म्स, इन चारों टर्म्स को अगर हम एक साथ डिफाइन करें एक लाइन में तो क्या कहेंगे? चलो फ्लिपिंग ऑफ मतलब टॉसिंग अ कॉइन से समझते हैं इन चारों को. फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन फ्लिप किया, बार बार फ्लिप किया, एक कॉइन बार बार फ्लिप किया तो हेड आ गया. ऐसे हम एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली कंडक्ट करते जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलता जाएगा हेड या टेल में से. पॉसिबल आउटकम क्या मिल रहे हैं? या तो हेड मिल रहा है या टेल मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा. तो इसमें टॉसिंग अ कॉइन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि कुछ ऑप्शन में से हमें कोई एक आउटकम मिल रहा है. और इस एक एक्सपेरिमेंट मतलब वन टाइम करने पर अब नेक्स्ट टर्म इज इवेंट. तो हेड या फिर टेल मिलना इज एन इवेंट. कि क्या इवेंट हुआ, मतलब क्या मिला. तो पॉसिबल जो आउटकम है उसमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं उन एलिमेंट्स को इवेंट्स बोलते हैं. जैसे हेड इज अ इवेंट, टेल इज एन इवेंट. वैसे ही उसमें डाइस वाले में 1 2 3 4 5 6 1 इज एन इवेंट.
ये सभी क्या है, इवेंट है। एक एक पर्टिकुलर को हम इवेंट बोलेंगे, और इवेंट्स बोलेंगे तो इसका पूरे का कॉम्बिनेशन। मतलब जो आउटकम मिलेगा उनको हम, कोई भी आउटकम मिले उनको हम इवेंट बोलेंगे। आउटकम को, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम को। सभी इतने ट्रायल्स हुए, उन ट्रायल में क्या क्या आउटकम मिला इज इवेंट। ऑल द आउटकम्स obtained फ्रॉम ऑल द ट्रायल्स, और ऑल द ट्रायल्स में रिपीटेडली मिल रहे हैं, तो मिल तो हेड और टेल ही रहा है ना, तो हेड और टेल इवेंट्स हो जाएंगे। अब इवेंट भी क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल इवेंट होता है, एक कंपोजिट इवेंट होता है। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम के बेसिस पे इवेंट्स टू टाइप के होते हैं। वन इज सिंपल आउट इवेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपोजिट इवेंट। सो सिंपल इवेंट क्या होते हैं, इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी कि जब पॉसिबल आउटकम है वो सिंगल हो। देखो इवेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल आउटकम मिलते हैं, वो होता है इवेंट। अब सिंपल इवेंट क्या होता है, जब पॉसिबल आउटकम है वो एक ही हो। जैसे हमने बोल दिया इवेंट ऑफ गेटिंग 6, कि इवेंट है वो 6 आया, यानी कि हमने कॉइन ये डाई थ्रू किया तो 1 2 3 4 5 6, तो हम उस ट्रायल की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर जिसके अंदर 6 आया। इसमें क्या आया, 6 आ गया, 6 आ गया, तो इस वाले इवेंट को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सिंपल इवेंट है, सिंपल इवेंट। और दूसरा इवेंट क्या होता है, इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉट ए सिंगल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने बोल दिया, स्टेटमेंट हमने क्या दे दी, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। हमने कहा कि इवन नंबर आएगा। जैसे ट्रायल किया, डाइस से ट्रायल किया, तो ये बोला है कि इसमें जो आया है ना वो इवन नंबर है, जो अपर लेयर पे जो आया है वो क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब इवेंट को डिफाइन किया है कि जो इवेंट आया है वो एक इवन नंबर है। जैसे इवन नंबर है यानी कि 2 हो सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 ये जो पॉसिबल आउटकम है इसमें से इवन नंबर आया है, यानी कि 2 4 6, यानी कि इवेंट के अंदर सिंगल आउटकम नहीं है, सिंगल पॉसिबल आउटकम नहीं है, सिंगल से ज़्यादा है। तो इस केस में हम इवेंट को कॉम्पोजिट इवेंट बोलेंगे, यानी कि जो इवेंट हुआ है, इवेंट जो आया है वो क्या है, सिंगल नहीं है। नाउ वी विल स्टडी द टर्मिनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स की बहुत सारी टर्म्स है जो आगे जाके यूज़ होने वाली है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, और ये इवेंट्स की टर्म है ये क्या सजेस्ट करती है। मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, फेवरेबल इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद एग्जॉस्टिव इवेंट्स। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन की है, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन या थ्रोइंग अ डाई। तो ये कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन करके उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, टोटल जितने भी आउटकम पॉसिबल है उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं, या फिर एग्जॉस्टिव केसेस भी बोल सकते हैं। इस टर्म से ही पता चल रहा है, एग्जॉस्टिव मतलब हम बोलते हैं ना पूरा एग्जॉस्ट हो गया, मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम
जो इस क्राइटेरिया में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या 2 पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम मिल रहे हैं। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें मान लो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हमें हेड मिला, फिर दूसरा किया उसमें भी हेड मिला, तीसरा किया उसमें टेल मिला, फिर हेड मिला, फिर टेल मिला, फिर हेड मिला। तो ऐसे करके हम रैंडम एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करने पर कुछ आउटकम मिल रहे हैं, जैसे हेड हेड टेल टेल। लेकिन इसमें क्या कॉमन है, हेड मिल रहे हैं या फिर टेल मिल रहा है। तो दो ही टाइप के जो आउटकम है वो हमें मिल रहे हैं। तो इसमें पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, हेड और टेल, ये 2 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उतने यही है, हेड और टेल ही है। तो क्या होंगे, हेड और टेल क्या होंगे, एग्जॉस्टिव केसेस होंगे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एक्सपेरिमेंट के। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होंगे, हेड एंड टेल। इसी तरीके से जैसे हमने एक डाई थ्रू किया, अब हम इसको भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मानते हैं। तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जैसे सपोज़ हमने सबसे पहले थ्रू किया तो हमें 4 मिला, फिर 5 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 2 मिला, 1 मिला, 6 मिला, ऐसे करके मिलते जा रहे हैं रिपीटेडली। फिर 5 मिला, फिर 4 मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 6 मिला, ऐसे करके मिलते जा रहे हैं। लेकिन जो पॉसिबल हो सकते हैं आउटकम वो कितने हैं, 6 है, क्योंकि डाई है वो 6 ही नंबर है, उसमें 1 to 6 ही नंबर है। तो हमें पॉसिबली वो 1 to 6 ही नंबरिंग शो करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं शो करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 आउटकम पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएंगे, थ्रूइंग ऑफ अ डाई रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जॉस्टिव केसेस हो जाएंगे ये। गॉट इट। सो इन 2 गिवन एग्जाम्पल से आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पॉसिबल आउटकम और एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो एक ही चीज़ है, यानी कि जितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं उतनी एग्जॉस्टिव इवेंट्स या एग्जॉस्टिव केसेस होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या रह गया इन दोनों में। तो हम आगे 2 एग्जाम्पल और समझेंगे जिससे हमें पता चलेगा इनके बीच का डिफरेंस। देखो, इन ड्राइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। अब इसने कहा 2 कार्ड्स, यानी कि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि पैक ऑफ कार्ड्स में से, पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से हमें 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। यानी कि मान लो ये पैक ऑफ कार्ड्स है, मतलब यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो ये रखे हुए हैं ऐसे फैला के। तो अब इन कार्ड्स में से हमें 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, 1 2, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड कार्ड। अब एग्जॉस्टिव केसेस, अगर यहाँ पे 1 कार्ड होता ना तो हम बोलते कि एग्जॉस्टिव केसेस कितने हैं, 52 कार्ड्स। बट यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स ड्रॉ करना है, 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं आउट ऑफ 52। तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इसके लिए क्या ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया कि हमने 2 कार्ड पैक में से ड्रॉ किए हैं। अब इसके एग्जॉस्टिव केसेस क्या होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें 2 कार्ड्स ड्रॉ करने को बोला है, तो वो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस 52 कार्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं ना।
कहने का मतलब है कि हम कॉम्बिनेशन से देखेंगे फिर कि पहला जैसे मान लो कार्ड्स है, उसमें से पहला 1 आ गया, पहला एक ही आ गया, दूसरा किंग आ गया, तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। फिर दूसरा एक ही है और क्वीन है, तीसरा 2 है और क्वीन है, वो ये क्वीन था ना, हाँ। तो मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो ये अब इस बार क्या है, 52 कार्ड्स नहीं होगा। 52 कार्ड्स एग्जॉस्टिव केसेस तब होते जब हमें सिर्फ एक कार्ड ड्रॉ करना होता। अब हमें 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो दोनों का जो दोनों के कॉम्बिनेशन के जो केसेस बनेंगे ना टोटल, वो होंगे एग्जॉस्टिव केसेस। तो कॉम्बिनेशन के लिए हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि 52 में से 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट है। तो ये क्या है, अब इससे क्या वेज निकल जाएंगी। कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ, मतलब वो नंबर ऑफ केसेस मिल जाएंगे कि यहाँ पे टोटल कितने केसेस आएंगे दो दो कॉम्बिनेशन निकाल के। मतलब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे 1 2 3 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे 1 2 3 3 है। अब इसके अगर हम कॉम्बिनेशन निकालें, जैसे मान लो टू कार्ड्स का कॉम्बिनेशन निकालना है, तो या तो 1 और 3 होगा, या 1 और 2 होगा, या 2 और 3 होगा, या 1 और 3 होगा। ये 4 ही कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इसी तरीके से हम कार्ड्स का भी कॉम्बिनेशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 ही वैल्यूज़ थी, तो ये इजी था निकालना हमारे लिए। 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया। लेकिन कार्ड्स के केस में 52 कार्ड्स हैं। अब हम उनका 52 कार्ड्स का दो का कॉम्बिनेशन लेने बैठेंगे तो बहुत सारा मतलब लिखने बैठेंगे तो बहुत दिन से रात हो जाएगी, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो इसलिए कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट बनाया गया है। तो इसके लिए हम सीधा 52C2 यूज़ करके हम नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ केसेस हमारे पास होंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा। इन थ्रोइंग 2 डाइस, अगर हम 2 डाइस उछालते हैं, थ्रो करते हैं, तो देर आर 36 नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। ये तो हम अभी देखेंगे कि 36 कैसे होंगे। Since any number from 1 to 6 can be associated with any number from another die. अब देखो 2 डाई थ्रू कर रहे हैं, तो एग्जॉस्टिव केसेस क्या होते हैं कि आउटकम हमें क्या क्या मिल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हमने 2 डाइस को एक साथ उछाला। अब ये 2 डाइस है, इन दोनों को हमने क्या है, उछाला। तो अब क्या है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज throwing 2 डाइस। अब हमें इन रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम देखना है। आउटकम क्या मिल रहा है, आउटकम क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अलग अलग नंबर्स होंगे, इसके भी 1 से लेके 6 तक नंबर होंगे, इसके भी 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे। पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम 1 से 6 दोनों के हैं। तो इसका 1 है, वो 1 से 6 तक इसके किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। तो फर्स्ट जो डाइस था उसके पॉसिबल आउटकम ये है, और सेकंड जो डाई था उसके पॉसिबल आउटकम ये है। यानी कि दोनों की सेम ही है। यानी कि 1 to 6 इसमें भी कुछ भी आ सकता है, 1 to 6 इसमें से भी कुछ भी आ सकता है। अब क्या है, हम टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं इससे। तो इसमें एग्जॉस्टिव केसेस बनेंगे कैसे, यानी कि ये वाला जो है वो इसके साथ आ सकता है, इसके साथ आ सकता है, इसके साथ आ सकता है, इसके और इसके।
सिमिलरली ये वाला जो है सेकेंड 2, वो 1 के साथ आ सकता है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। इसी तरह सेम तरीके से थर्ड वन भी इन सब के साथ आ सकता है, फोर्थ वन भी इन सब के साथ आ सकता है, फिफ्थ भी और सिक्स्थ भी। ऐसे करके एग्जॉस्टिव केसेस बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे। पहला ये होगा, कलर डिफरेंट करना था ना, पता चल जाता। अब बेटर लगेगा, अब बेटर समझ आएगा। अब देखो ये पहला वाला डाइस है, ये दूसरे वाले डाइस के पॉसिबल आउटकम्स है। अब हमें एग्जॉस्टिव केसेस निकालने हैं कि 2 डाइस अगर थ्रो करें तो हमें एग्जॉस्टिव केसेस क्या मिलेंगे। एग्जॉस्टिव केसेस होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हम पॉसिबल आउटकम निकालेंगे। तो जब जैसे अभी बताया था वैसे इसके साथ सारे आएंगे, तो कैसे बनेगा करके बताती हूँ। 1 का 1 के साथ ये एक सेट बन जाए, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, तो इस तरह से क्या है सेट बन जाएगा। ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया, इसी तरह से 1 यहाँ पे 1 का 6 तक सबके साथ हो गया। फिर हम 2 वाले का 1 2 3 4 5 6 तक सबके साथ करेंगे। फिर 3 के साथ 6 को करेंगे, इस 3 के साथ इन 6 को कंबाइन करेंगे, फिर इस 4th को इन 6 के साथ कंबाइन करेंगे, फिर 5th को इन 6 के साथ कंबाइन करेंगे, फिर 6th को इन 6 के साथ कंबाइन करेंगे। तो हमें टोटल 36 केसेस मिल जाएंगे जिनको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव केसेस। और प्रैक्टिकली जब हम नोटबुक में करते हैं तो हम ऐसे इतने क्यूब नहीं बना सकते, इसलिए हम कन्वीनियंस के लिए इसे ऐसे लिख देते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और वैसे ही 2 1 2 2 ऐसे करते करते 3 1 3 2 3 4 1 5 1 6 1 से लेकर यहाँ पे 6 6, ऐसे करके ये क्या हो जाते हैं टोटल, इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव केसेस या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट। और यहाँ पे 6 रो है, 6 कॉलम है, तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36। तो 36 नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट होता है। ये रहे एग्जॉस्टिव केसेस किसके लिए, फॉर थ्रोइंग 2 डाइस, फॉर थ्रोइंग 2 डाइस के लिए एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, 6 की 36 होंगे। और अगर इन जनरल हमें जैसे मान लो यहाँ पे तो 2 डाइस दे दिया तो हमने करके देख लिया, लेकिन मान लो आपको बोल दे कि 3 डाई थ्रो किया है, 3 डाइस अगर एक साथ थ्रो करेंगे 4 डाइस पर बोलेंगे तो हम ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा ना करके देखेंगे, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। तो जनरली जब जितनी बार टॉस करते हैं या फिर जैसे मान लो टॉस के अंदर तो 2 होता है,
जैसे हेड और टेल, तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 की पावर जितनी बार उछालो उसको n बोलेंगे, इज इक्वल टू दैट नंबर ऑफ केसेस बन जाते हैं। उसी तरीके से एक रुको साफ जगह लिखते हैं। देखो, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है ना, जैसे मान लो फॉर कॉइन, कॉइन के लिए कितने होंगे, 2 होते हैं हेड और टेल, तो उसकी पावर में जितने टाइम्स हमने थ्रू किया है उसकी पावर इज इक्वल, जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव, वो हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। उसी तरह फॉर डाइस, डाइस में क्या होगा, जैसे मान लो डाइस में 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं, 6 के ऊपर कितना, जितनी बार हमने थ्रू किया है उतनी पावर लगा के इज इक्वल में जो आंसर मिल रहा है वो हमारे नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल 1 डाई थ्रू किया तो उसमें 6 की पावर 1 हो जाएगा, तो 6 केसेस हो जाएंगे। तो जो कि ये 6 केसेस अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम के इक्वली आ गया, लेकिन ये है क्या, एग्जॉस्टिव केसेस है, इसलिए हम नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसकी पावर 1 थी इसलिए 6 ही आ गया, और 6 आ गया तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है और एग्जॉस्टिव केसेस सेम हो गए। वैसे ही अगर 2 डाई थ्रो करेंगे, 2 डाइस थ्रोन, देन 6 की पावर 2 आ जाएगा क्योंकि 2 बार थ्रो किया है, तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36 केसेस, जो अभी हमने ऊपर देखा प्रैक्टिकली, तो ये 36 क्या हो जाएंगे, इसके एग्जॉस्टिव केसेस हो जाएंगे। वैसे 6 की पावर 3 करके देख सकते हो, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला भी नहीं, सीधा ही पता ही चल रहा है कि जितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस है उसकी उतनी पावर लगा दो जितनी बार थ्रो कर रहे हैं, तो उतना ही आ जाएगा, उसके एग्जॉस्टिव केसेस आ जाएंगे। हाँ, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। इट्स बैक टू द पॉइंट। अच्छा, तो ये एग्जॉस्टिव केसेस हो गया, इतने एग्जांपल थे। हाँ, तो इसके अब तो इसमें क्या, अगर एक अगर होता ना, एक कार्ड निकालना होता तो उसमें 52C1 आ जाता, कॉम्बिनेशन आ जाता, तो उसमें आंसर क्या आ जाता, 52 ही आ जाता, 52 कार्ड्स। और इसमें क्या है, अब 2 निकालने हैं हमने, 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से, 52 कार्ड्स में से 2 निकालने हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ होता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे, तो वही उसके एग्जॉस्टिव केसेस होंगे। तो फिर इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है 52 को 1 तक रिड्यूस करो, 52 हो गया 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे अपॉन में 1 ही आ जाएगा, तो 52 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 52 को 2 तक रिड्यूस किया तो 52 इंटू 51 अपॉन 1 इंटू 2, तो 2 से 2 6, इसका जो आंसर आएगा वही उसका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज फेवरेबल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होता है, फेवरेबल से मतलब कि जो उसके फेवर में हो, द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट इन ए ट्रायल,
यानी कि किसी भी ट्रायल यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट का एक पर्टिकुलर वाला एक्सपेरिमेंट, यानी कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं उनमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट उठा लिया तो ये वाला उसको ट्रायल बोलेंगे, ये हमने पढ़ लिया। तो किसी भी ट्रायल में जब नंबर ऑफ केसेस हैं वो इवेंट के फेवर में हो, यानी कि इवेंट मतलब इवेंट हम कोई डिफ़ाइन करते हैं, इवेंट जैसे इवेंट डिफ़ाइन किया जाता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। इन ड्राइंग एन एस फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, यानी कि हमें एक की निकालनी है। इन ड्राइंग एन ए की फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, एक पैक ऑफ कार्ड में से एक की निकालनी है। तो एक की क्या है, इवेंट है। तो इवेंट हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके फेवर में कौन कौन से केसेस बनते हैं, यानी कि टोटल तो एग्जॉस्टिव केसेस ही होते हैं, उसी में से निकलेंगे केसेस फेवरेबल जो है उसके फेवर में होंगे। तो पहले हम एग्जॉस्टिव केसेस लिखेंगे, उनमें से जो एक की मिल रही है हमें कहीं से भी, तो उन एक की को कलेक्ट करेंगे तो वही क्या होंगे, हमारे फेवरेबल केसेस होंगे। देखो हमें पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें भी डिवाइडेशन होता है। इसमें 4 सूट होते हैं, इनको सूट्स बोलते हैं। 1 2 3 4 इनको सूट्स बोलते हैं, मतलब 4 सूट होते हैं, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं 52 कार्ड्स। इनके नेम क्या होते हैं, स्पेड, हर्ट, डायमंड एंड क्लब। तो ये नंबर ऑफ कितने होते हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 13 हो जाएंगे। तो इसमें हर्ट और डायमंड जो होते हैं ये रेड फेस होते हैं, इनके रेड फेस्ड कार्ड बोलते हैं इनको, ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि। और ये जो है क्लब और स्पेड क्या है, ब्लैक कलर होते हैं। मेरे को एक साइड में ब्लैक और एक साइड में रेड लिखने चाहिए थे ना, चलो कोई ना, आप समझ गए ना, बस इतना काफ़ी है। अब इन 13 कार्ड्स में होता क्या है, 13 कार्ड्स के अंदर किंग, क्वीन, जैक को नेव भी बोलते हैं, जिसको हम सिपाही बोलते हैं हमारी आम भाषा में। फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और एक की, और इनको शॉर्ट में KQJ लिखते हैं। KQJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, एक को एक की। तो ये 13 हमारे कार्ड्स होते हैं। तो ये 13 कार्ड्स इन सब में होते हैं, स्पेड में भी होते हैं, हर्ट में भी होते हैं, डायमंड में भी होते हैं और क्लब में भी होते हैं। तो अब इतना समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब एग्जाम्पल पे चलते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे। सो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इन ड्राइंग एन ए की फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, मतलब हमारे टोटल केसेस क्या है, वही 52 कार्ड्स है, उसमें से एक की निकालनी, यानी कि इवेंट हमने डिफाइन किया था कि एक की निकालनी है, तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, एक की निकालनी है। तो एक की स्पेड में है, एक की हर्ट में है, एक की डायमंड में है और एक की क्लब में है। तो टोटल कितनी एक की होगी, 4 एक की होगी, 4 एक की होगी। तो 4 की क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस हो जाएंगे ये 4 एक की। ये 4 मतलब एक ही के फेवर में है, तो ये फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज इन थ्रोइंग ऑफ 2 डाई गेटिंग द सम 5। अब जैसे हमने अभी
एग्जॉस्टिव केसेस देखे थे, तो उसमें 2 डाई थ्रो किए थे। एग्जॉस्टिव केसेस ये रहे। अब हमें क्या है, अब हमने इवेंट क्या डिफाइन किया है, गेटिंग द सम 5। मतलब हमें उन जो 2 डाई थ्रू किए हैं उन दोनों का सम क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब हम एग्जॉस्टिव केसेस में से देखेंगे कि गेटिंग द सम 5 के फेवर में कौन कौन से केसेस है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस हो जाएंगे या फिर फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे। चलो हम देखते हैं। 5 सम चाहिए। पहले इस लाइन में देखो 5 सम कहाँ पे आ रहा है, 4 + 1 5। इसमें देखेंगे तो 3 + 2 5। इसमें देखेंगे तो 3 + 2 5, ये 2 + 3, ये 3 + 2। इसमें 4 + 1 5, आगे कहीं नहीं आ रहा, तो 4 हमारे क्या हो जाएंगे, ये 4 हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस हो जाएंगे फॉर एन इवेंट गेटिंग द सम 5। समझे। अब नेक्स्ट वन इज इन ड्राइंग अ स्पेड देर आर 13 फेवरेबल केसेस। ये तो आंसर हो गया, मतलब हमें देखना है अभी। इन ड्राइंग अ स्पेड, अब हमें इवेंट दे दिया कि स्पेड निकालनी है। ये रहा स्पेड, तो अब स्पेड निकालना है, तो स्पेड 13 कार्ड्स है, 52 में से 13 कार्ड्स है जो स्पेड है, तो 13 के 13 क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। तो इसलिए देर आर 13 फेवरेबल केसेस। इन ड्राइंग रेड कार्ड, अब हमें रेड कार्ड निकालना है। रेड कार्ड एक हर्ट था और एक डायमंड था, तो रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, 13 + 13 26 कार्ड्स। तो 26 कार्ड्स क्या हो जाएंगे, हमारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। सो आई होप कि फेवरेबल इवेंट्स आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखो नाम में छिपा हुआ है इसका, ये बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इक्वली लाइकली इवेंट्स में, क्योंकि इनमें एग्जाम्पल सेम होता है इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकली मतलब देखेंगे। देखो, हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ इवेंट्स प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर इवेंट्स। यानी कि किसी एक इवेंट के होने से, मतलब किसी एक इवेंट का होना बाकी सब इवेंट होने को बाहर निकाल देता है। प्रीक्लूड्स, इंक्लूड का अपोजिट प्रीक्लूड्स। मतलब जब हमें पता है कि ये इवेंट, कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है, तो दूसरे सारे इवेंट होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ इन द सेम ट्रायल 2 और मोर कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। यानी कि सेम ट्रायल में, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट है, किए हैं बहुत बार, उसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम ट्रायल बोलते हैं। तो किसी मतलब सेम ट्रायल, यानी कि इसी ट्रायल की बात हो रही है, तो इसी ट्रायल के अंदर अगर कोई एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे होने के सारे चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये हो रहा है तो ये हो ही नहीं सकता इसके साथ। इस पर्टिकुलर ट्रायल के अंदर, इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर कोई एक इवेंट हो रहा है, हमें पता है, तो बाकी सब इवेंट होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि सिर्फ यही होगा। तो इसका नाम से कैसे पता चलेगा। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि म्यूचुअल आपस में उन म्यूचुअल, मतलब म्यूचुअल समझते हो ना, इवेंट जो उसके साथ इवेंट्स हो रहे हैं उनको एक्सक्लूड कर देता है, सिर्फ वही रहेगा वहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने सिक्का उछाला, यू टॉस अ कॉइन
तो अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपका टेल भी आ गया और हेड भी आ गया, इसलिए बोला उसने सेम ट्रायल। किस लिए बोला है? क्योंकि एक ही ट्रायल में, यानी कि जैसे ऐसे हो सकता है कि इसमें हेड आ गया, इसमें टेल आ गया, इसमें टेल आ गया, इसमें हेड आ गया, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि इसमें ही हेड आ गया, इसमें ही टेल आ गया। एक बार सिक्का उछाला तो आपको क्लियर होगा कि हेड आया कि टेल आया है। एक में ही हेड और टेल दोनों तो नहीं घुस सकते ना। तो हेड आ गया यानी कि इट एक्सक्लूड द अदर इवेंट, यानी कि टेल नहीं आ सकता, कुछ भी और नहीं आ सकता हेड के अलावा। तो ये क्या है? ये है एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का, क्योंकि हेड का आना एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्योंकि अगर हेड आ गया तो इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, यानी कि टेल नहीं आ सकता, क्योंकि टोटल ही दो है, टोटल पॉसिबल आउटकम ही दो है। तो दूसरा आएगा तो टेल आएगा, और टेल आ ही नहीं सकता क्योंकि हेड आना इज़ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि हेड आ गया मतलब और कुछ नहीं आ सकता। अब वैसे ही डाइस थ्रू करेंगे तो 1 से 6 तक सिर्फ एक ही टर्म आ सकती है, सिर्फ एक ही टर्म आ सकती है। यानी कि एक आ गया तो 2 3 4 5 6, मतलब ये आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड है देखो। लेकिन एक आ गया तो इसके म्यूचुअल में जो थे 2 3 4 5 6, इन सब के होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे पॉसिबिलिटी से। तो ये डाइस भी क्या है, थ्रोइंग ए डाई भी किसका एग्जांपल है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का है, क्योंकि इसमें कोई एक नंबर आ गया मतलब कोई और नंबर नहीं आ सकता। आई होप कि क्लियर हुआ। अब इक्वली लाइकली इवेंट की तरफ चलते हैं, मेक इट मोर क्लियर टू डोंट लेट द confusion stay. Equally likely events. देखो, while taking all the relevant evidences into consideration, there is no reason to expect one in preference to other. देखो सबसे पहले तो ये बायस अनबायस समझ लो क्या होता है। देखो एक टर्म होती है बायस्ड, एक टर्म होती है अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है, बायस्ड मतलब इसमें कोई खराबी है। जैसे सिक्के में कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब कुछ उसकी बनावट ही ऐसी होगी कि उसमें बार बार हेड ही हेड आएगा, तो इसलिए वो क्या है? बायस्ड है। और कोई नॉर्मल सिक्का है जैसे, तो उसको हम उछालेंगे तो हेड और टेल दोनों के आने की पॉसिबिलिटी क्या है? सेम है, क्योंकि वो अनबायस्ड है, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस सिक्के में कोई एरर नहीं है, वो एकदम मतलब एकदम सही सिक्का है, मतलब यूनिफॉर्म है, हेड और टेल की तरफ यूनिफॉर्म है। तो इसलिए अनबायस्ड मतलब सही है, अनबायस्ड है बायस्ड, बायस्ड मतलब उसमें प्रॉब्लम है, अनबायस्ड मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अनबायस्ड। ओके, लेट गेट टू द पॉइंट बैक। सो while taking all the relevant evidences into consideration, मतलब ये relevant evidences consider करके हमने ये बताया है कि there is no reason to expect one in preference to other, यानी कि एक के प्रेफरेंस में हम दूसरे को एक्सपेक्ट करें ऐसा कोई रीज़न नहीं है। मतलब सभी इवेंट्स के होने का इक्वल लाइक्लीहुड होता है। लाइक्लीहुड मतलब चांस, यानी कि कोई नॉर्मल सिक्का अगर है, इसलिए हम यहाँ पे बाइस्ड अनबाइस्ड टर्म यूज़ करते हैं कि यहाँ पे अनबाइस्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल सिक्का है, जो एकदम सही सिक्का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें हेड और टेल आने की लाइक्लीहुड या फिर प्रोबेबिलिटी या कुछ भी कह लो, मतलब आने के चांसेस सेम होंगे। हम मतलब एक के प्रेफरेंस में दूसरे को चूज़ नहीं कर सकते, कि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि टेल आएगा। क्यों आएगा भाई टेल? दोनों सेम ही तो है, एक सिक्के के दो पहलू है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसलिए देर इज़ नो सच रीज़न टू एक्सपेक्ट वन इन प्रेफरेंस टू अदर, इसलिए कोई रीज़न नहीं दिया गया है
एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद ऐसा कोई रीज़न नहीं मिला जिसके लिए हम एक की प्रेफरेंस में दूसरे को चूज़ करें। मतलब हम एक को चूज़ नहीं कर सकते, दोनों के होने का लाइक्लीहुड सेम होगा, ऐसे इवेंट्स होते हैं। अब ऐसे इवेंट्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल, जैसे इन अ रैंडम टॉस ऑफ अनबाइस्ड कॉइन। यहाँ पे अनबाइस्ड कॉइन इसलिए लिखा है क्योंकि उस सिक्के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली हेड या टेल, मतलब एक तरफ पलड़ा झुका होगा, वो होता है ना ऐसे करके, ये। तो अगर दोनों मतलब अगर सही है तो दोनों सेम होंगे, और अगर बाइस्ड है तो एक ही तरफ पलड़ा झुका होगा, यानी कि हेड ज़्यादा आएगा या टेल ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हमने अनबाइस्ड यूज़ किया है कि मतलब दोनों पहलू बराबर हैं, मतलब सही है, सेम है दोनों पहलू, हेड भी सेम ही है, टेल भी सेम है। तो हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो हेड और टेल का आना, हेड हेड के आने का इवेंट और टेल के आने का इवेंट है, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स है। यानी कि एक के प्रेफरेंस में दूसरे को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं बोल सकते कि हेड नहीं आएगा टेल ही आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों के आने के चांसेस सेम है। ठीक है। अब जैसे इन थ्रोइंग अ अनबाइस्ड डाई, वैसे ही अनबाइस्ड डाई को अगर हम थ्रू करते हैं तो ऑल द फेसेस आर इक्वली लाइकली टू कम। जैसे चीटिंग के लिए कुछ डाइस ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ बार बार 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। आपने बोलते हैं ना यार ये तो ख़राब है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस लूडो वाले में इसमें प्रॉब्लम है, तभी बार बार 6 आए जा रहा है। तो वो होता है कि इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता। कुछ डाइस ऐसे होते हैं, एरर होता है, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मतलब उनकी बनावट ऐसी होती है जिसकी वजह से वो बायस्ड होते हैं, प्रॉब्लम होती है उनमें। तो उसमें बार बार एक ही चीज़ आएगा। लेकिन अनबायस्ड डाई जो एकदम यूनिफॉर्म बना हुआ है, परफेक्टली एकदम सही बना हुआ है, उसमें सभी फेसेस के आने के इक्वल चांसेस होते हैं। सभी के इवेंट, जैसे 1 के आने का इवेंट, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 के 6 आने के इवेंट है, वो इक्वली लाइकली इवेंट है। मतलब सबके आने के चांसेस सेम है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। ओके, आई होप कि आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस समझ आया हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक आ जाता है तो दूसरा नहीं आ सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इक्वली लाइकली क्या होता है कि सारों को बराबर का हक है। इक्वलिटी मतलब बराबरी का हक है सबको, सबके आने के चांसेस सेम ही होंगे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर एक आ गया तो दूसरा आ नहीं सकता, क्योंकि एक सिक्का उछाला तो हेड आ गया, तो टेल कैसे आ सकता है उसी सेम ट्रायल के अंदर? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। समझ गए? चलो, सो नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। सबसे पहले है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें क्या होता है देखो, द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग of an event is not affected by occurrence of any number of remaining events। यानी कि अगर किसी इवेंट का होना या ना होना is not affected, यानी कि वो अफेक्ट ना हो किसी दूसरे बचे हुए इवेंट्स के होने या ना होने से। जैसे फर्स्ट, इन टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन, किसी अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया तो द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड इन फर्स्ट टॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेटिंग अ हेड इन सेकेंड, थर्ड एंड सब्सिक्वेंट थ्रोज। यानी कि पहले टॉस के अंदर हमें जो इवेंट मिला, जैसे कि हेड मिला, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ गेटिंग अ हेड इन सेकेंड, थर्ड एंड सब्सिक्वेंट, मतलब आगे वाले होने वाले जो भी थ्रोज है उससे। तो इंडिपेंडेंट कैसे? जैसे मानो पहला टॉस किया, उसमें आपको मिला हेड,
दूसरा मिला, दूसरा टॉस किया, तो उसमें बताओ ये डिपेंड करेगा कि पहले में हेड आया कि टेल आया? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है। मतलब अगर ये अनबायस्ड कॉइन है ना, तो इक्वली लाइकली है, यानी कि सबके होने के चांसेस इक्वल हैं, तो ये पहले वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। ये खुद इसकी खुद की पहचान है, इसकी खुद की पहचान है, इसलिए इसको नाम दिया गया इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है, इसमें टेल भी आ सकता है, इसमें हेड भी आ सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे जितने भी थ्रो होंगे वो पहले वाले थ्रो पे डिपेंड नहीं करेंगे कि पहले वाले थ्रो में क्या आया है। तो इसलिए बोला गया है कि द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इवेंट यानी कि जैसे हेड आना कि टेल आना, इसके होने का, होना या ना होना, ये किससे अफेक्ट नहीं होगा? इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रिमेनिंग इवेंट्स, यानी कि बचे हुए जो इवेंट्स हैं उनके होने पर डिपेंड नहीं करेगा, उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और भी एग्जांपल है, जैसे इन थ्रोइंग एन अनबाइस्ड, सेकंड नंबर एग्जांपल, इन थ्रोइंग एन अनबाइस्ड डाई ट्वाइस, 2 बार अगर उछालें, क्योंकि एक बार उछालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसलिए 2 बार उछाला है। द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट थ्रो डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ सेकेंड थ्रो, यानी पहला वाला डाइस थ्रो करेंगे, उसमें 1 आया 6 आया, क्या डिपेंड, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी आए, लेकिन दूसरे वाले पे क्या आएगा, इसका और इसका कनेक्शन थोड़ी ना है। इसलिए थ्रोइंग अ अनबायस्ड डाई ट्वाइस को इंडिपेंडेंट इवेंट में काउंट किया गया है। अब थर्ड नंबर एग्जांपल है, इन ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब अच्छे से वेल शफल किया हुआ पैक है, पैक है यानी कि कुछ भी इसमें मतलब सेम कार्ड्स आसपास नहीं रहे हुए, मतलब घुमा घुमा के इसको पूरा मिक्स कर दिया इस पैक को। ये समझ तो आ रहा नहीं कैसे रखे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे बिखेर दिया इन कार्ड्स को, ऐसे है। पिक्चर समझ आ रही होगी जो मैंने ड्रॉ किया है, होप सो। तो इन ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब एक कार्ड ड्रॉ करना है, इसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है, तो जो दूसरा हम कार्ड ड्रॉ करेंगे वो इंडिपेंडेंट कब होगा? देखो ये वाला रिजल्ट स्पेशल है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब देखो पहला वाला कार्ड निकाल लिया, ठीक है, अब दूसरा कार्ड निकालेंगे तब पता चलेगा कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो दूसरा जब कार्ड निकालेंगे, सेकंड जब कार्ड निकालेंगे, रिजल्ट ऑफ सेकंड ड्रॉ विल इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होगा फर्स्ट ड्रॉ से, इफ़ एंड ओनली इफ़, तब भी रिजल्ट सिर्फ तभी इंडिपेंडेंट होगा, सेकंड वाला कार्ड के निकालने का इवेंट सिर्फ तभी इंडिपेंडेंट होगा जब फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज़ रिप्लेस्ड बैक, यानी कि पहला कार्ड निकाला हमने, फिर वापस इसी के अंदर रख दिया और फिर से शफल किया, इसको या मतलब ऐसे शफल समझते हो ना, मिक्सअप किया कार्ड्स को और फिर हमने वापस यहाँ पे ऐसे बिखेर दिया, फिर दोबारा इसमें से सेकंड कार्ड निकाला, तब तो ये कार्ड इंडिपेंडेंट होगा। ये कार्ड है प्लेइंग कार्ड्स, को शफल करके यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे रख दिया, ऐसे करके उल्टा करके, मतलब सामने नंबर नहीं देख रही, इसके पीछे छुपे हुए नंबर, तो इसको ऐसे करके रख दिया। अब क्या है, अब इसमें से एक कार्ड निकाला, 1 कार्ड, अब इस कार्ड को वापस अंदर रख दिया और फिर इसको शफल करके
फिर ऐसे बिखेर दिया, फिर ऐसे उल्टा करके रख दिया। अब दोबारा इसमें से सेकंड कार्ड, मतलब वैसे तो ये दूसरा कार्ड निकाला, तो क्या है ये कार्ड क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब दूसरा केस आता है जब ये कार्ड हम इसमें से निकाल लिया, उसके बाद ये इसको वापस ना रखें, वी डोंट रिप्लेस इट बैक। अगर हम इसको वापस अंदर ना रखें और फिर हम दूसरा कार्ड ड्रॉ करें, इसमें से सेकंड कार्ड फिर अगर हम ड्रॉ करें, तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो इसमें आपने पहला कार्ड निकाला, वो एक की थी, तो एक की अब आपने निकाल ली, तो अब इसमें 4 एक ही होती है टोटल 52 कार्ड्स में, तो अब इसमें 3 एक ही रह गई ना। तो ये अब जो दूसरा कार्ड निकलेगा, ये पहले वाले कार्ड निकलने के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब 4 एक ही रह नहीं गई, 3 एक ही है, तो 3 में से एक आ सकती है, 4 में से एक आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 में से आने की एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अब ये क्या डिपेंड करेगी फर्स्ट कार्ड पे, फर्स्ट कार्ड के ड्रॉ पे। तो इनको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। The happening of an event get affected by the occurrence of any number of remaining events। यानी कि जो बचे हुए इवेंट्स हैं, रिमेनिंग इवेंट्स, यानी कि जैसे पहले वाला इवेंट हो गया तो उसको रिमेनिंग इवेंट बोल दिया, तो उस इवेंट के होने पर जो दोबारा हमने कार्ड निकाला वो डिपेंड कर रहा है। द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट गेट अफेक्ट, यानी कि दूसरा कार्ड निकाला वो अफेक्ट हो रहा है, गेट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रिमेनिंग इवेंट। यानी कि पहला जो इवेंट हो गया, ड्राइंग अ कार्ड का इवेंट पहले कार्ड का हो गया, तो उसका होना अफेक्ट कर रहा है दूसरा नंबर कार्ड निकालने के इवेंट को, तो उन्हें बोलते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट। एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ी लिया, द रिजल्ट ऑफ सेकेंड ड्रॉ विल डिपेंडेंट ओवर फर्स्ट ड्रॉ इफ़ वी डोंट रिप्लेस बैक टू द फर्स्ट कार्ड। अगर हम फर्स्ट कार्ड को रिप्लेस बैक नहीं करते हैं तो वो फर्स्ट कार्ड पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा तो उस सेकंड कार्ड के ड्रॉ के इवेंट को हम डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। ओके, सो इवेंट्स अभी हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको सारे इवेंट्स अच्छे से समझ आए। कुछ भी अगर ना समझ आया हो तो कमेंट डाउन कीजिए और मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई भी अभी तक डाउट बचा होगा। सब क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, हुआ है तो मुझे बताइएगा, मुझे भी सुकून मिलेगा। ये टाइम जो लगाया ये वर्थ इट लगेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।